गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, चैप्टर 5, क्लास 9th। चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति उसे कहते हैं या ऐसी वनस्पति जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना उगी हो या उगते हैं, जिन्हें आप जंगल या वन के अंतर्गत रखते हैं। वन के या जंगल के जो पेड़ पौधे हैं, जो झाड़ियां हैं, क्या उसे किसी मानव ने लगाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो जो वनस्पति है, जंगली क्षेत्रों के वन क्षेत्र है जो है, वो क्या है? प्राकृतिक वनस्पति है। ध्यान रखना है, मानवीय हस्तक्षेप के बिना या मानवीय सहयोग के बिना। बिना मानव सहायता के जो वनस्पति उगती है वही क्या है? प्राकृतिक वनस्पति है। प्राकृतिक वनस्पति है। ठीक है। फल के बागान और फूलों के बागान, आम के बागान, फसल जो कृषि करते हैं, कृषि जो क्षेत्र है वो, ये सारी चीजें, ये सारे पेड़ पौधे के ही क्षेत्र हैं, है ना। आप देख सकते हैं पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं इन क्षेत्रों में और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें काट भी लेते हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं, क्या ये प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आएंगे? जैसे कि उदाहरण मैंने बताया आपको, कृषिगत क्षेत्र जहाँ पर कृषि की जाती है, जिस भूमि पर कृषि की जाती है, जो फल के बागान है, आम के बागान है, फूलों के बागान है, ऐसे क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों में, जो भी नाम मैंने अभी आपको बताए, इन क्षेत्रों में मानव के द्वारा पूरी तरह से इन्हें लगाया गया है। चाहे कृषि की जा रही हो, चाहे फल के बागान लगाए जा रहे हो, चाहे फूलों के बागान लगाए जा रहे हो, ये मानव के द्वारा इन्हें लगाया जा रहा है। तो ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। टू बी वेरी क्लियर, जब भी प्राकृतिक वनस्पति की बात आए, नेचुरल वेजिटेशन की बात आए, तब याद होना चाहिए उसमें मानवीय हस्तक्षेप ना हो, है ना। मानव का किसी तरह से सहयोग ना हो। और ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं? वन या जंगल हम कहते हैं, है ना। वहीं पर मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है। और प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक वनस्पति है देशज वनस्पति। देशज वनस्पति क्या है? देशज वनस्पति उसे कहते हैं जो मूल रूप से भारतीय हो। जो पौधा, जो पेड़ पौधे मूल रूप से क्या है? भारतीय हैं, उन्हें देशज वनस्पति कहेंगे। मूल रूप से भारतीय वनस्पति देशज वनस्पति है। वहीं विदेशज वनस्पति किसे कहेंगे? विदेशज वनस्पति उसे कहेंगे जो भारत के बाहर की है। भारत के भारत के बाहर की या बाहर से लाई हुई से बेहतर होगा भारत से बाहर की वनस्पति। भारत के बाहर से, भारत के बाहर से भारत के बाहर से आई वनस्पति, वो क्या कहलाएगी? विदेशज वनस्पति। वनस्पतियों का अध्ययन किसमें करते हैं? वनस्पति जगत में। वनस्पति जगत में करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं। और प्राणी जगत का या वन्य जीव जो होते हैं, जो जानवरों का अध्ययन है, जानवरों के विषयों की जानकारी है, किससे मिलती है? प्राणी जगत से, है ना। और उसे क्या कहेंगे? फौना। तो फ्लोरा एंड फौना। ये जो वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति है, ये कई कारणों पर निर्भर करती है। वनस्पति और प्राणी, जो वन्य प्राणी हैं, जो जानवर हैं, वो कई कारणों पर निर्भर करती है उनकी विविधता। तो जो प्राकृतिक वनस्पति और जो वन्य प्राणी हैं, इनकी जो विविधता है,
कहीं पर अधिक, कहीं पर कम, है ना? वो कई कारणों पर निर्भर करती है, कई कारणों पर निर्भर करते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा लेकिन आप लोग कि जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है, सौर ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है, वहां पर क्या होगा? वहां पर जो जैव विविधता है अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर बारिश जो वर्षा है वो काफी अधिक होती है, या वर्षा के जो क्षेत्र हैं, तापमान और वर्षा वर्षण, ये जो है इन्हें बहुत प्रभावित करते हैं। इनकी विविधता प्रभावित भी होते हैं और इन दो कारणों से जो विविधता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी की, वो काफी बढ़ जाती है। तो इसे हम देखेंगे। ये जो कई कारण हैं, इसके अंतर्गत भूभाग की बात करते हैं। पहला है भूभाग, भूभाग नहीं, धरातल, धरातल, धरातल के अंतर्गत है भूभाग। अगर हम भूभाग की बात करेंगे तो देखेंगे कि जो भारत है ना, भारत के संदर्भ में जो मैदानी क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है, ये क्या है? मैदानी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो अलग-अलग क्षेत्रों का भूभाग क्या है? अलग है। पृथ्वी की भूमि जो रिलीफ है, उच्चावच है, वो अलग-अलग है। तो अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। तो धरातल का जो स्वभाव होता है, वो वनस्पति को बहुत अधिक प्रभावित करता है। जैसे यदि उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि कहाँ की होती है? मैदान की, है ना? तो जो उपजाऊ भूमि है, वहां पर सामान्य तौर पर क्या होगा? कृषि की जाएगी। मैदान की आपको देखने को मिलेगी उपजाऊ भूमि सामान्य तौर पर, या कोई क्षेत्र है धरातल का, कोई भाग है जो उबड़ खाबड़ है। उबड़ खाबड़ समझते हैं ना? ऊपर नीचे, पहाड़ी है, समतल है, पहाड़ी है, समतल है, इस तरह से। तो उबड़ खाबड़ तथा जो असमतल भाग होता है, असमतल, असमतल भाग भी वही बात हो गई, है ना? ऐसे क्षेत्रों में क्या देखने को मिलेगा? कैसी वनस्पति? जंगल, वन बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगे। ऐसे क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति आपको बहुत देखने को मिलेगी। और आपने अभी जाना कृषि प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत नहीं आती है ना? तो यहाँ पर जंगल और घास के मैदान देखने को मिलेंगे, जिसमें जंगल है, घास का मैदान है, तो वन्य प्राणी भी, जो जानवर हैं, जंगली जीव हैं, उनका भी आश्रय होगा। तो वन्य जीवों का आश्रय भी इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ है दूसरा फैक्टर, धरातल के अंतर्गत मृदा। भारत में अलग-अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, या विभिन्न जितने भी क्षेत्र हैं भारत के अंतर्गत, उसमें भी अलग-अलग प्रकार की मृदा आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि मरुस्थल में बलुई मृदा पाई जाती है, बलुई मिट्टी, है ना? पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी होगी, पर्वतीय मृदा होगी। और नदियों का जो डेल्टा क्षेत्र होता है, जो आपको डेल्टा क्षेत्र इसी तरफ बने हैं ना, तो ये जो डेल्टा क्षेत्र है, इसमें जो मृदा होगी, वहां पर कौन से वन उगते हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि जैसी मृदा होगी, वन कैसे होंगे? प्राकृतिक वनस्पति वैसी ही होगी, और जैसी वनस्पति होगी उसके आसपास वन्य जीव अलग-अलग प्रकार के होंगे। अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार के वन्य जीव देखने को मिलेंगे, है ना? तो ये क्या है? विविधता है, वन्य जीवों की विविधता, प्राकृतिक वनस्पति की विविधता। मृदा बदल गई तो वनस्पति बदल गई, पेड़ पौधे बदल गए, उनका आकार बदल गया, उनके गुण बदल गए, है ना? और उसी तरह से वहां पर रहने वाले जो जीव हैं, जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वो भी बदल जाएंगे। जो मरुस्थल है, मरुस्थल में कौन सी मृदा है? बलुई मृदा। यहाँ पर
कटीली झाड़ियां उगती हैं। कौन सी? कटीली झाड़ियां। ऐसी झाड़ियां जिनमें कांटे होते हैं, है ना। और जो नदियों के डेल्टा क्षेत्र हैं, नदियों के डेल्टा क्षेत्र आप देखेंगे वहां पर पर्णपाती वन उगते हैं। कौन से वन? पर्णपाती वन। ये कौन से वन है? ये जो डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन जिन्हें कह रहे हैं, जो इस क्षेत्र में पेड़ पौधे उगते हैं, पर्णपाती वन उन्हें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो वर्ष में एक बार क्या करते हैं, अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। क्यों गिरा देते हैं? पानी की कमी से बचने के लिए, इसलिए उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में देखें तो पर्वतीय क्षेत्रों में की जो मृदा है, यहाँ पर उसके कारण कौन से वन देखने को मिलेंगे? शंकुधारी वन। शंकुधारी वन। शंकुधारी वन कुछ कैसे दिखते हैं मैं बताऊं आपको। आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, है ना। बस वैसे ही दिखता है। वहां पर जो पेड़ पौधे उगते हैं कुछ वैसे ही आकार के देखने को मिलते हैं। जैसे कोशिश करती हूं मैं बनाने की, कुछ इस तरह से, है ना। इस तरह के बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। तो मृदा के आधार पर किस तरह से प्राकृतिक वनस्पति में विविधता देखने को मिलती है और उससे वन्यजीव की में विविधता देखने को मिलती है, ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है जलवायु। जलवायु के अंतर्गत तापमान। जलवायु के अंतर्गत क्या है? तापमान। तापमान जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उसकी विविधता जैसे मृदा परिवर्तित कर रही है, वैसे ही तापमान भी क्या करता है? परिवर्तित करता है। हिमालय पर्वत की जो ढलान है, ढलान और प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर कितना? 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर, ऊंचाई से ऊपर पहाड़ियों की बात की जा रही है। हिमालय पर्वत की ढलान पर जो पेड़ पौधे लगे हैं और प्रायद्वीप के जो पहाड़ियां हैं उन पर जो पेड़ पौधे लगे हैं या प्राकृतिक वनस्पति है, उनकी बात कही जा रही है कि 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर जाने पर क्या होगा? तापमान में गिरावट होगी। एक तो सामान्य कॉन्सेप्ट है, तापमान की बात करें तो जब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? तापमान में गिरावट होती है। ठीक है, तापमान में गिरावट होती है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है। और जब तापमान में गिरावट होगी तो प्राकृतिक वनस्पति का जो स्वरूप है वो क्या होगा? बदल जाएगा। तापमान में गिरावट होगी और तापमान में जो गिरावट है वो वनस्पति के उगने या पनपने और बढ़ने की जो तीव्रता है और बढ़ने की क्षमता या तीव्रता को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्षमता को प्रभावित करता है कौन? तापमान। हमें यही जानना है ना, तापमान कैसे वनस्पति को प्रभावित करता है। तो उष्ण कटिबंध से आपने जाना था, सपोज ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में उष्ण कटिबंध कौन कौन सी वनस्पति देखने को मिलेगी? सबसे निचले स्तर पर उष्ण कटिबंध की, इसके ऊपर उपोष्ण, इसके ऊपर जाने पर शीतोष्ण और इसके ऊपर जाने पर अल्पाइन वनस्पति देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये वितरण ऊंचाई के आधार पर किया गया है। तो एक क्रम बस याद रखिए, आगे आपको इसके बारे में और अच्छे से पता चलेगा कि उष्णकटिबंधीय वनस्पति देखने को मिलेगी, फिर
उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति देखने को मिलेगी, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति देखने को मिलेगी। उसके ऊपर सबसे अधिकतम ऊंचाई पर है, वहां पर कौन सी वनस्पति? अल्पाइन वनस्पति देखने को मिलेगी। ठीक। नेक्स्ट फैक्टर है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, इंग्लिश में क्या कहेंगे? फोटो पीरियड। सनलाइट तो जरूर आप जानते हैं, आसानी से समझ भी जाएंगे, लेकिन अगर फोटो पीरियड लिखा हो तो भी समझ में आ जाना चाहिए। दैट इज सूर्य का प्रकाश। ठीक है। सूर्य का प्रकाश कैसे प्रभावित करता है प्राकृतिक वनस्पति को, कैसे उसकी विविधता को बढ़ाता है या कम करता है? जिन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश अधिक मिलेगा, ठीक है, वहां पर जो वनस्पति होगी वो अधिक ग्रो करेगी, अधिक बढ़ेगी या अधिक विकसित होगी। जैसे कि आपको याद होगा, विषुवत रेखीय क्षेत्र पर तापमान क्या होता है? अधिक होता है ना? तो यहाँ पर वनस्पति बहुत अच्छे से विकसित होती है। यहाँ विकसित होने के क्रम में मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि अमेजन का जंगल, अमेजन वन फॉरेस्ट, ठीक है। कर्क रेखा, मकर रेखा के बीच हमने जाना था कि वनस्पति नहीं, तापमान सबसे अधिक होता है। इसके बीच ही तापमान सबसे अधिक होता है। तापमान क्यों अधिक है? क्योंकि सौर ऊर्जा यहाँ पर अधिक प्राप्त हो रही है। तो अभी मैंने क्या बताया, जिन क्षेत्रों को सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश अधिक प्राप्त होगा, वहीं पर जो वनस्पति है वो अधिक विकसित होगी। इससे क्या पता चला? जब गर्म होगा, गर्मी की ऋतु होगी, उस समय पेड़ पौधे ज्यादा विकसित होंगे, ज्यादा बड़े होंगे और ज्यादा उगेंगे, है ना? यही तो पता चला हमें। और ये जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, ये का जो समय है, सूर्य के प्रकाश का समय किस पर निर्भर करता है? अक्षांश और ऊंचाई एवं ऋतु, इन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं। प्रकाश अधिक समय तक मिलेगा तो पेड़ पौधे, वनस्पति अधिक विकसित होगी। ठीक है। जैसे हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज्यादा सघन वनस्पति पाई जाती है ना? क्यों? क्योंकि दक्षिणी ढलान पर तापमान अधिक होता है हिमालय पर्वत की, और उत्तरी ढलान पर तापमान काफी कम होता है। तो जब तापमान कम होगा तो वनस्पति कम विकसित होगी। जैसे कि आप देखेंगे, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान क्या होता है? कम होता जाता है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में वनस्पति भी बहुत कम देखने को मिलती है, वहीं विषुवत रेखा पर वनस्पति बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है। तो इस तरह से जिस तरफ हिमालय पर्वत का जो उत्तरी ढलान है वहां पर ठंडा होता है, और जो दक्षिणी ढलान है वहां पर तापमान अधिक होता है। इसके साथ ही एक और फैक्टर है जो उत्तरदायी होगा, वो क्या है? वर्षा। इस क्षेत्र में दक्षिणी ढलान पर वर्षा अधिक होती है उत्तरी ढलान की अपेक्षा, जिसके कारण हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज्यादा सघन वनस्पति पाई जाती है। ठीक है। अगला फैक्टर क्या है? मैंने आपको दोनों ही तरह से बता दिया है। वर्षण, प्रेसिपिटेशन। वर्षण को कभी भी वर्षा सिर्फ मत समझिएगा, क्योंकि आपने जाना था लास्ट क्लास में क्या, कि वर्षण जो है, भारत में दो तरह से वर्षा होती है। कौन सी? हिमालयी क्षेत्र में बर्फ के रूप में वर्षा होती है, हिमपात, और भारत के शेष भाग में लगभग वर्षण जो है वर्षा के रूप में होता है, अर्थात जल की बूंदों के रूप में नीचे आता है, वर्षा के रूप में। ठीक है। और कितने तरह के होते हैं ये आपने पहले ही
जान लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षण की बात करेंगे तो जो भारत का क्षेत्र है, आपने जलवायु पढ़ते समय जाना था, जो उत्तरी पूर्वी भाग है यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है और जो मरुस्थल का क्षेत्र है यहाँ पर कम वर्षा होती है। मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर आने पर वर्षा की मात्रा क्या होती है, घटती जाती है। तो जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटेगी वैसे वैसे ही वनस्पति भी घटती जाएगी, और वनस्पति घटेगी तो जीव जंतु भी क्या होंगे, कम होंगे, और उनकी जो प्रकृति है वो बदलती बदलती जाएगी, है ना। तो जहां भी वर्षा अधिक होगी, जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होगी, वहां पर क्या होंगे, प्राकृतिक वनस्पति अधिक उगेगी, अधिक पनपेगी। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ वर्षा कैसे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है। वहीं ये जो आप पश्चिमी घाट देखेंगे भारत में, यहाँ पर वर्षा होती है बड़े पैमाने पर, बहुत अधिक वर्षा होती है। किस शाखा से, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा से वर्षा इस क्षेत्र में होती है, बारिश बहुत अधिक होती है। तो इस क्षेत्र में भी आपको प्राकृतिक वनस्पति बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगी। वहीं जब मानसून लौटता है, उत्तर पूर्वी मानसून, है ना, मानसून के लौटने की जो स्थिति होती है, तो लौटते हुए मानसून से कहाँ, तमिलनाडु में वर्षा होती है। ये क्षेत्र क्या है, तमिलनाडु है, ठीक है। तो लौटते मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है। कौन सा समय है, अक्टूबर और नवंबर का जो समय है, उस समय यहाँ पर वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। इसे क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, है ना। तो आपने देखा कि कहाँ कहाँ पर वर्षा अधिक हो रही है, और इन्हीं क्षेत्रों में आपको प्राकृतिक वनस्पति बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगी। जो जहां पर अधिक वर्षा हो रही है वहां पर अधिक वनस्पति, जहां पर कम वर्षा हो रही है वहां पर कम वनस्पतियां, पेड़ पौधे देखने को आपको मिलेंगे। तो ये फैक्टर है जो प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक वनस्पति के साथ साथ वन्य जीवों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की जो ये पश्चिमी ढलान है, यहाँ पर वर्षा अधिक होती है ना। लेकिन इसकी जो पूर्वी ढलान है, ये रेड लाइन, यहाँ पर वर्षा कम होती है, कम होती है। क्यों होती है, अब आपको याद आ गया, क्योंकि पश्चिमी घाट से जो दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा है, अरब शाखा, ये टकराती है और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर वर्षा करती है, ठीक है। तो नमी आगे गई ही नहीं, गई तो बहुत थोड़ी थी, और थोड़ी होने के कारण वर्षा बहुत कम हुई। तो जितनी वर्षा पश्चिमी ढलान पर होती है उसकी तुलना में बहुत ही कम वर्षा पूर्वी ढलान पर होती है। इसलिए पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर बहुत अधिक प्राकृतिक वनस्पति आपको देखने को मिलेगी, पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, ठीक है। कभी सोचा है जो फॉरेस्ट है, जिन्हें मैं पेड़ पौधे प्राकृतिक वनस्पति बार बार कह रही हूँ, प्राकृतिक वनस्पति से आप एक जनरल परसेप्शन फॉरेस्ट जंगल क्लियर है ना, लगा सकते हैं। वन, फॉरेस्ट, क्योंकि इन्हें ही ये मानवीय हस्तक्षेप के बिना उगे हैं। वन की आवश्यकता क्यों है, वन मनुष्यों के लिए क्या है, बहुत उपयोगी है, मानव के लिए बहुत उपयोगी। क्यों पढ़ रहे हैं हम इन्हें, है ना, क्योंकि ये उपयोगी है, मानव के लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, जो एक बार आपने कोई पेड़ काट दिया, है ना, बस ऐसे समझने के लिए, तो क्या होगा, काट तो दिया लेकिन आप दोबारा लगा सकते हैं, या वहां पर उग सकता है अपने आप से भी, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। तो ये एक नवीकरणीय संसाधन है। साथ ही जब पेड़ पौधे होते हैं, जंगल का जो क्षेत्र होता है, बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, प्राकृतिक वनस्पति है, तो उससे क्या बेहतर होगा, जो वायु की गुणवत्ता है, जो वातावरण है, वो अच्छा होता है।
वातावरण की जो गुणवत्ता होती है, जो वायु है वो बहुत अच्छी मिलती है। तो वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में इनकी बड़ी भूमिका होती है। बढ़ाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। साथ ही जो वन है, ये क्या-क्या नियंत्रित करते हैं? वन क्या कुछ नियंत्रित करते हैं? कभी सोचा है? नियंत्रित करते हैं। क्या? स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन, जहाँ पर वन बहुत अधिक होते हैं, कहते हैं ना अपरदन को रोकने के लिए क्या लगाया जाए? वृक्षारोपण किया जाए, वृक्षों को लगाया जाए। तो मृदा अपरदन को रोकते हैं। मृदा अपरदन क्या होता है? मिट्टी का बह जाना। सरल शब्दों में मिट्टी का बह जाना, बड़े स्तर पर बह जाना, वो क्या है? मृदा अपरदन है। तो उसे रोकने का काम भी कौन करता है? पेड़-पौधे करते हैं। क्या करते हैं? पेड़-पौधे की जो जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को बांधे रखती हैं, तो मृदा अपरदन नहीं होगा। नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। नदियों की धारा को। इसके अलावा बहुत सारे उद्योगों का आधार है, इंडस्ट्रीज का आधार है। कौन? वन। जैसे हम आप पेपर का उपयोग करते हैं या आम जीवन में भी हम जो कुछ भी उपयोग कर रहे हैं, ज्यादातर उसका सोर्स क्या है? ज्यादातर क्यों, लगभग सभी चीजों का सोर्स क्या है? वन है। चाहे आप जिस टेबल पर बैठे हो या घर में जो अलमीरा हो, उन सभी का सोर्स क्या है? वन ही है। चेयर है, कुर्सी है। तो ज्यादातर जो उद्योग हैं, उनका आधार वन है। और इसके अलावा वन क्षेत्रों में रहने वाले जो समुदाय होते हैं, उनके लिए तो जीविका का साधन है, जीवन को चलाने का साधन है। तो कई समुदाय जो जंगल के क्षेत्रों में, वन क्षेत्रों में कई समुदाय हैं, रहते हैं, इन समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। जीविका प्रदान करते हैं। कौन? वन। कैसे? वन क्षेत्रों में सबसे पहले तो जो फल वगैरह निकलते हैं, उगते हैं वनस्पतियों पर, उनका उपयोग करके क्या करते हैं? तोड़ के ले जाके पहले तो बेच दो, तो कुछ उससे लाभ मिल जाएगा। बाकी उनके जीवन के लिए खाद्य सामग्री उन्हें प्राप्त हो जाती है, भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तो क्या है? उनका जीवन आसानी से चलता रहता है और वो पूरी तरह से वन क्षेत्रों पर निर्भर लोग हैं। साथ ही वन की बात कर रहे हैं, तो अपने आप में वन बहुत ही क्या है? आकर्षक दृश्यों का क्षेत्र है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त वन क्षेत्र जो पवन है और तापमान, इन्हें भी नियंत्रित करते हैं। आप नियंत्रित करने से बेहतर है, बेहतर नहीं कहेंगे, बेशक पवन और जो तापमान है, टेम्परेचर है, जो जंगल के क्षेत्र होते हैं, वो उसे नियंत्रित करते हैं। लेकिन अगर आप इसे समझना चाहें, तो आप सोचिए कि आप बहुत कड़ी धूप में, बहुत गर्मी का समय है, वहाँ पर कहीं जा रहे हैं, जहाँ पर बहुत कड़ी धूप है। लेकिन कुछ ही दूरी पर आपको एक पेड़ दिख जाए, बहुत बड़ा है लेकिन अकेला है ना? सिंगल है। और आप झट से वहाँ पर जाकर खड़े हो जाएँ, तो आपको एक परिवर्तन महसूस होगा। जैसे सपोज़ जिस गर्म क्षेत्र में अभी आप थे इससे पहले, तो बहुत अधिक तापमान आप महसूस कर रहे थे, वहीं पेड़ के नीचे जाने पर आपको तापमान कम महसूस होगा, जिससे आपको अच्छा लगेगा। तो तापमान हुआ ना नियंत्रित? गुड। साथ ही वन क्षेत्र वर्षा लाने में भी योगदान करते हैं। लाने में भी योगदान करते हैं। वन क्षेत्रों में मृदा को, वन क्षेत्रों की जो मृदा होती है, जो फॉरेस्ट क्षेत्र होते हैं, फॉरेस्ट जंगल के क्षेत्र होते हैं, उनकी मृदा को क्या मिलता है? जीवाश्म मिलता है। जीवाश्म पत्तियां जो होती है वन क्षेत्रों की, पत्तियां, लकड़ियां, टहनियां, है ना?
तने ये सब टूट टूट कर गिरते रहते हैं और वहीं पर क्या होते हैं, धीरे धीरे विघटित होते रहते हैं। तो उससे क्या बन जाता है, जीवाश्म, है ना। साथ ही वन्य प्राणियों को, जो वन्य जीव हैं, जो जंगल के जीव हैं या जानवर हैं, उन्हें क्या मिलता है, आश्रय मिलता है। वन है तो वन के जो वन्य जीव हैं उनको आश्रय मिलता है, उनका घर है। वन्य जीवों का घर क्या है, जंगल, वन क्षेत्र। तो वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। कई कारणों से जो वन क्षेत्र हैं वो कम हो रहे हैं। वन क्षेत्र कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। कई कारण हैं इसके लिए, जैसे आज के समय में कृषि क्षेत्र की अधिकांश मांग, कृषि क्षेत्र की अधिकांश मांग क्यों है, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। तो कृषि क्षेत्र की अधिकांश मांग हो रही है कि ऐसा क्षेत्र चाहिए जिसमें कृषि की जा सके। तो कृषि क्षेत्र की अधिकांश मांग, वही बात शहरीकरण की हो रही है, विकास की हो रही है। तो ऐसे में उद्योगों का विकास करने के लिए भी वन क्षेत्रों को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है, जिससे क्या होंगे, कम होंगे। कृषि क्षेत्र के लिए भी, कृषि क्षेत्र बढ़ाने के लिए भी वन क्षेत्रों को काटा जा रहा है। तो वन क्षेत्र क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। उद्योगों का विकास करने के लिए वन क्षेत्रों को काटा जा रहा है। साथ ही शहरीकरण, शहरीकरण बड़े बड़े शहरों को विकसित करने के लिए भी वन क्षेत्रों को काटा जा रहा है। इसलिए भी वन क्षेत्र क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। शहरीकरण की परियोजनाएं। इसके अतिरिक्त पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करने के लिए, किसकी, चारे की व्यवस्था, इसके लिए भी वन क्षेत्रों को काटा जा रहा है। तो वन क्षेत्र जो है लगातार कम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में क्या है, प्राकृतिक नहीं है। कुछ ही क्षेत्रों को छोड़कर सभी क्या है, प्राकृतिक नहीं है। कुछ क्षेत्र कौन से, जैसे हिमालय का क्षेत्र है, या मध्य भारत के कुछ भाग हैं, या मरुस्थल है, जहां प्राकृतिक वनस्पति है। कहां पर, हिमालय का क्षेत्र, ठीक है, हिमालय का क्षेत्र, और मरुस्थल का कुछ क्षेत्र है, मरुस्थल का क्षेत्र। इसके अलावा मध्य भारत, मध्य भारत का कुछ भाग, मध्य भारत का कुछ भाग, इन्हीं क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति बची हुई है। शेष जगहों पर क्या है, प्राकृतिक वनस्पति को बड़ा नुकसान हुआ है। क्यों, मानवीय हस्तक्षेप से। कैसे हुआ है, मानवीय हस्तक्षेप से हुआ है। मानव ने मनुष्य की जरूरतें उन्हें क्या किया है, नष्ट कर दिया है, चाहे वो आंशिक रूप से हो या फिर पूरी तरह से। ठीक है। भारत सरकार एक रिपोर्ट निकालती है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। रिसेंट रिपोर्ट आई थी, कौन सी, 2023 में, जो कि 18वीं रिपोर्ट थी। उसके अनुसार जो देश का कुल वन क्षेत्र है, वो कुल भौगोलिक क्षेत्र है वन का, वो कितना है, 25.17। कितना, 25.17। इस क्षेत्र में वन क्षेत्र और वृक्ष क्षेत्र दोनों ही शामिल हैं। ठीक है, दोनों ही शामिल हैं। और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के तहत क्या लक्ष्य रखा गया था, कितना प्रतिशत होना चाहिए वन, 33% भाग वन से ढका होना चाहिए भारत में। ठीक है, ये भारत की पॉलिसी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और वनस्पति के, जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके प्रकार, टाइप्स की चर्चा कर लेते हैं। भारत देश में कई प्रकार की
प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं? भारत, है ना? कई प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, जैसे कि नंबर 1 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकंड है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। थर्ड है उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां। कटीले वन तथा झाड़ियां। नेक्स्ट है पर्वतीय वन। कौन से वन? पर्वतीय वन। इन्हें क्या कहेंगे? माउंटेन फॉरेस्ट। कुछ शब्दों की इंग्लिश भी आप जानते चलिए ताकि जब एग्जाम में पूछा जाए तो कंफ्यूजन ना हो। माउंटेन। और नेक्स्ट है मैनग्रोव वनस्पति, मैनग्रोव वन। ठीक है, मैनग्रोव फॉरेस्ट। अब हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इस वन को सदाबहार वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदाबहार वन भी कहा जाता है। और इसके नाम से ये स्पष्ट है, वर्षावन है ना? तो जहां पर वर्षा अधिक होगी उन्हीं क्षेत्रों में ये वन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, कहां पर? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ट्रॉपिकल क्षेत्र में। ट्रॉपिकल क्षेत्र कौन सा है? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? ट्रॉपिकल क्षेत्र है। ध्यान रखना है कुछ बातों को। चलिए, तो ये जो वर्षावन है ये कहां पर पाए जाएंगे भारत में? वर्षावन का अगर मैप बनाए तो कुछ इस तरह से होगा। पश्चिमी घाट में, ये क्या है? पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा होती है और ये असम या उत्तर पूर्वी भाग में, असम के पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, तमिलनाडु में कैसे वर्षा होती है आपको पहले ही मैंने बताया है। इस भाग में वर्षा अधिक होती है। वर्षा वन है तो जहां वर्षा अधिक होगी वहीं पर ये वन होंगे, दैट इज वर्षा वन। तो तमिलनाडु के तट पर, तमिलनाडु के तट पर इन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत के प्रदेश में हम वनों को देख रहे हैं। इसके साथ ही द्वीप हैं। ये क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में भी वर्षावन देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त ये क्या है? अंडमान निकोबार। इन क्षेत्रों में वर्षावन पाए जाते हैं। भारत में इन क्षेत्रों में वर्षावन पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, इन वनों में ये जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। यहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, और थोड़े समय के लिए यहाँ पर शुष्क ऋतु भी पाई जाती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और थोड़े समय के लिए यहाँ पर शुष्क ऋतु पाई जाती है। यहाँ पर जो वन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यहाँ के वनों के जो वृक्ष होते हैं वो 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई के होते हैं। ऊंचाई आप देख रहे हैं कितनी अधिक है? 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई के वृक्ष देखने को मिलेंगे इस वन में, अधिक ऊंचाई के।
ठीक है। आपने एक लाइन सबसे पहले लिखी है, वो है सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को सदाबहार वन कहते हैं। उन्हें सदाबहार वन कहते क्यों हैं? इसलिए क्योंकि ये जो क्षेत्र है, सपोज करिए ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र है, ठीक है। ये क्षेत्र क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र है। ऐसा नहीं कि इस वन के जो पेड़ पौधे हैं वो पत्तियां नहीं गिराते, गिराते हैं, लेकिन सभी एक साथ नहीं गिराते हैं, सभी एक साथ नहीं गिराते हैं। कुछ पौधों ने आज गिराई, है ना, कुछ ने किसी महीने में गिराई। तो ओवरऑल देखने में क्या लगता है कि पेड़ जो वन क्षेत्र है ये हरा भरा है, वन क्षेत्र हरा भरा दिखाई पड़ता है, दैट इज सदाबहार वन। इसलिए उन्हें बोलते हैं सदाबहार वन, जो बाहर से हमेशा ग्रीन ही दिखाई पड़ता है, ठीक, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। चलिए, इस क्षेत्र में जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन का क्षेत्र है, यहाँ वर्ष भर गर्म एवं आर्द्र क्षेत्र रहता है। ये क्षेत्र वर्ष भर, लगभग वर्ष भर गर्म और आर्द्र क्षेत्र रहता है। और यहाँ पर हर तरह के जो वृक्ष हैं, झाड़ियां हैं, लताएं हैं, देखने को मिलेंगी, अर्थात इस वन में उगती हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई कई स्तरों पर अलग अलग होती है। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, जो मैंने आपको अभी बताया। इसलिए इस वन के, ये जो वन है साल भर क्या रहता है? हरा भरा लगता है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। इस वन में कुछ पेड़ पौधे व्यापारिक महत्व के पाए जाते हैं। व्यापारिक महत्व के वृक्ष कौन से? जैसे कि आबनूस, आबनूस है, जिसे एबोनी भी कहते हैं, है ना। महोगनी है, रोजवुड है, रबड़ है, सिकोना है। ये इस वन के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम हैं, जिनका व्यापार किया जाता है, उपयोग है ना, उपयोगी वृक्ष हैं। और इस वन क्षेत्र में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हैं, कौन से? पाए जाने वाले जानवर या वन्य प्राणी, क्योंकि वन्य प्राणियों का आश्रय घर क्या है? वन क्षेत्र। हाथी, बंदर, लैमोर, हिरन, साथ ही एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है इस क्षेत्र में। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर? असम के क्षेत्र में, असम में और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो सदाबहार वन होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। कौन से? भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, भारत के संदर्भ में। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? नेक्स्ट हेडिंग से पहले आप यहाँ पर पाए जाने वाले जो पक्षी हैं, पाए जाने वाले पक्षी, वो भी एक दो जान लीजिए। इस उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो पाए जाते हैं, जंगली, जंगलों में कई प्रकार के पक्षी होते हैं ना, जैसे चमगादड़, आप सभी इससे वाकिफ होंगे, जानते होंगे इसके बारे में। और इसके अलावा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं, रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती क्यों कहते हैं ये आपको पहले से पता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट
कौन सा? डेसिडुअस फॉरेस्ट है, दैट इज पर्णपाती वन। ये जो पर्णपाती वन है ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई वन आपको भारत में देखने को मिलेगा तो वो कौन सा है? पर्णपाती वन है ना। तो भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं ये वन। ठीक है। और इन वनों को क्या कहते हैं? मानसूनी वन। इन वनों को कहते हैं मानसूनी वन। जैसे वर्षा वन को क्या कह रहे थे? सदाबहार वन। और इन वनों को क्या कह रहे हैं? मानसूनी वन। मानसूनी वन की बात आपने यहाँ पर जानी है। तो जलवायु पढ़ते समय आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, इस क्लास में भी बताया है, वो क्या है? वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर जब वर्षा बढ़ती है तो क्या होती है? वर्षा की मात्रा घटती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर अधिकतम वर्षा पूर्व में होती है और पश्चिम की ओर घटती जाती है। याद है? चलिए, बस इसी का उपयोग यहाँ होने वाला है, तो आप ध्यान रखिएगा। जो मानसूनी वन है, जिन्हें पर्णपाती वन भी कहते हैं, ये भी दो तरह के हैं। ये भी दो तरह के हैं। कैसे? कैसे बांटेंगे? जल की उपलब्धता के आधार पर। जल के उपलब्धता के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? आर्द्र वन या नम पर्णपाती वन। पर्णपाती वन या फिर शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन या शुष्क पर्णपाती वन। सिंपल कर देते हैं इसे थोड़ा। आर्द्र पर्णपाती वन या शुष्क पर्णपाती वन। ये जो आर्द्र पर्णपाती वन है, जिसे नम या नमी, आर्द्र मीन्स आर्द्रता लिए हुए, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? नम पर्णपाती वन भी कहते हैं। यहाँ पर कितनी वर्षा होती है? आर्द्र पर्णपाती जो वन है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। आर्द्र पर्णपाती वन जहाँ पर पाए जाते हैं वहां पर वर्षा कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। और ऐसे वन किन क्षेत्रों में है? भारत देश के पूर्वी भाग में। भारत देश के पूर्वी भागों में, उत्तर पूर्व, पूर्वी राज्य, ठीक, हिमालय के गिरिपद में। गिरिपद जानते हैं क्या होता है? जैसे ये सपोज करिए हिमालय की चोटी है, तो ये जो क्षेत्र है, निचला क्षेत्र, ये क्या है? गिरिपद है। ये क्या है? गिरिपद है। ठीक है। तो हिमालय के गिरिपद में, गिरिपद प्रदेश में, या इसके अतिरिक्त झारखंड में पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, पश्चिमी उड़ीसा में, उड़ीसा में भी कहाँ? पश्चिमी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब यहीं पर पश्चिमी घाट को थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए, इस पर, पश्चिमी घाट पर। ये है पश्चिमी घाट,
ठीक है, थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं इसको हम, ताकि स्पष्टता धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाए। ये क्या है? पश्चिमी घाट है ना? ये ब्लैक लाइन पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढलान है, ये यहाँ पर कौन से वन है? सदाबहार वन, वर्षा वन है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। अभी आपने जाना था, है ना? इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत अधिक होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा, अरब शाखा से यहाँ पर बारिश बहुत होती है। वहीं पश्चिमी घाट की जो पूर्वी ढलान है, ये रेड लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पर कौन से वन मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत भी आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे। इस क्षेत्र में कौन से? आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, तो यहाँ पर डिवीजन हम थोड़ा कर लेंगे तो हमें क्या होगी? आसानी होगी। अब बात करते हैं इन क्षेत्रों में जो वन होते हैं, उसमें एक प्रजाति है पौधों की, जिसे क्या कहते हैं? सागौन। ये बहुत चर्चा में रहता है। इसकी लकड़ी क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। कई बार इससे फर्नीचर बड़े स्तर पर बनाए जाते हैं। कई बार क्यों? बहुत बड़े स्तर पर इससे फर्नीचर बनाए जाते हैं। अन्य चीजों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। और कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? बांस है, साल है, साल वृक्ष है ना, शीशम है। ये कहाँ है? आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत आएंगे। चंदन है, कुसुम है, अर्जुन है, अर्जुन का वृक्ष, और सहतूत है। ये व्यापारिक महत्व के वृक्ष हैं, जो कि आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। ये व्यापारिक वृक्ष है ना, इनकी उपयोगिता है। अब बात करते हैं शुष्क पर्णपाती वन की। किसकी? शुष्क पर्णपाती वन की। ठीक है, जो शुष्क पर्णपाती वन है, यहाँ पर वर्षा कितनी होगी? वर्षा की मात्रा क्या है? 70 सेंटीमीटर से कितने? 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा यहाँ होती है इस क्षेत्र में, जहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन है। और ये वन कहाँ पर देखने को मिलेंगे? प्रायद्वीपीय पठार में। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा कम होती है, 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। और ऐसे क्षेत्र कौन कौन से होंगे? प्रायद्वीपीय पठार है, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग है, और कुछ बिहार का मैदान है। इसके अंतर्गत आएगा, कुछ बिहार के मैदान का भी क्षेत्र आएगा। इन क्षेत्रों में कौन से वृक्ष देखने को मिलेंगे? शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आएंगे। पीपल है, नीम है, ये वृक्ष उगते हैं। सागौन है, साल है। इन क्षेत्रों का जो बड़ा भाग है, शुष्क पर्णपाती वनों का जो बड़ा भाग है, वो कृषि कार्य में प्रयोग हेतु क्या कर लिया गया है? साफ कर दिया गया है। इन क्षेत्रों का बड़ा भाग क्या किया गया है? साफ कर दिया गया है, अर्थात काट दिया गया है ना? साफ कर दिया गया। क्यों? किस लिए? कृषि करने के लिए, कृषि करने के लिए। इसके अतिरिक्त पशुचारण के लिए। इन क्षेत्रों में कौन से वन्य जीव पाए जाएंगे? सिंह, शेर, सुअर, हिरन, हाथी। और पक्षी की बात करें तो पक्षी
विभिन्न प्रकार के पक्षी भी पाए जाएंगे, जैसे विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त छिपकली, सांप, कछुआ, ये सब भी इन वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कटीले वन तथा झाड़ियां। कटीले वन तथा झाड़ियां। अब आप देखेंगे कटीले वन की तरफ बढ़ रहे हैं तो मृदा के अंतर्गत आपने पढ़ा था मरुस्थल में जो बलुई मृदा पाई जाती है वहां पर कौन से वन होते हैं, कौन से पेड़ पौधे उगते हैं? कटीली झाड़ियां, है ना। तो वहां पर आपको ये वनस्पति देखने को मिलेगी। तो वहां वर्षा कितनी होगी? जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से किससे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर ये वनस्पति देखने को मिलेगी। और ये कौन से क्षेत्र हैं? देश के, भारत देश के उत्तर पश्चिमी भाग सबसे पहले तो, है ना, उत्तर पश्चिमी भाग जो कि मरुस्थल का ही क्षेत्र होगा। उत्तर पश्चिमी भाग के अंतर्गत कुछ क्षेत्र गुजरात का है, कुछ राजस्थान है, कुछ छत्तीसगढ़, वो उत्तर पश्चिम में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप अलग से लिख लें, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, कुछ यूपी है, उत्तर प्रदेश है, और कुछ है हरियाणा का क्षेत्र। यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसलिए कटीली झाड़ियां या कटीले वन देखने को मिलते हैं। यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां क्या होंगी? मुख्य पेड़ पौधे क्या हैं? मुख्य पेड़ पौधे या पादप प्रजातियां जैसे अकाशिया, खजूर, यूफोरबिया और नागफनी, जिसे कैक्टस भी कहते हैं, है ना, जिस पर कांटे निकले होते हैं। इन क्षेत्रों के जो वन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो बिखरे हुए होते हैं। कैसे? वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। ऐसा नहीं कि ये सब पास पास होते हैं, नहीं, बिखरे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, और इन वृक्षों की इस क्षेत्र में जो वृक्ष होते हैं जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इन क्षेत्रों के जो वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो लंबी होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ वर्षा कम हो रही है, पानी चाहिए, पेड़ पौधों को पानी चाहिए, और पानी लेने के लिए जड़ों का विकसित होना या लंबा होना आवश्यक है। यदि लंबे नहीं होंगे तो पानी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जड़ें क्या होती हैं? लंबी होती हैं। जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं जड़ें। और वृक्षों की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? सामान्य तौर पर छोटी होती हैं। छोटी क्यों? ताकि छोटी और मोटी, छोटी और मोटी होती हैं। ठीक है, क्यों? ताकि वाष्पीकरण कम हो। आप देख रहे हैं उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा कम हो रही है। ठीक इसी समय जब वर्षा कम हो रही है तो आपको ध्यान होना चाहिए उत्तर पश्चिमी भाग जो कि मरुस्थल का क्षेत्र होता है या बलुई मृदा उस क्षेत्र में होती है, तो तापमान अधिक होता है, और तापमान जब अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। और वाष्पीकरण ना हो इसके लिए वहां की जो पत्तियां होती हैं, उस क्षेत्र में जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं छोटी और मोटी होती हैं, जिससे वाष्पीकरण कम होगा, अर्थात जल उनके पास, पौधे के पास बना रहेगा। कई बार तो यहाँ के पेड़ पौधों की पत्तियां क्या हो जाती हैं? तना पत्तियों में परिवर्तित हो जाता है ना, और पत्तियां कांटों में। ठीक है, तो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो वन्य जीव हैं कौन कौन से होंगे? सामान्य तौर पर चूहा है, खरगोश है, लोमड़ी है, भेड़िया है,
जंगली गधा है, ये सब कटीले वन और झाड़ियों के क्षेत्र में पाए जाने वाले वन्य जीव हैं। घोड़ा है, ऊंट है, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट। जो पर्वतीय वन होते हैं वहां पर तापमान में कमी होती है। हमने जाना था पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी देखने को मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक जो वनस्पति है प्राकृतिक, उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। कैसा अंतर था? हमने उष्णकटिबंधीय वनस्पति, उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, अल्पाइन वनस्पति, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो पर्वतीय वन के जो क्षेत्र हैं, पर्वतीय वन वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पर वनस्पति ऊंचाई के साथ क्या होती जाती है? परिवर्तित होती जाती है। तो अंतर देखने को, जैसे यदि हम इसे पर्वतीय वन मान लें, यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इस तरह से हम लगा लेते हैं याद रखने के लिए, है ना? ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हम याद रखेंगे क्या? पर्वतीय वनों के बारे में 1000 मीटर से 2000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? आर्द्र शीतोष्ण, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ये जो वन होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, जब शीतोष्ण की बात की जा रही है अर्थात ठंडे प्रदेशों वाले जो वन होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, इनके जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? चौड़ी होती हैं, चौड़ी पत्तियां होती हैं। जैसे कौन से वृक्ष होंगे इस क्षेत्र में? ओक है, चेस्टनट है, इन वृक्षों की, ये वृक्ष आपको अधिक देखने को मिलेंगे। किस ऊंचाई से? 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये वृक्ष ओक है, चेस्टनट है, ये आपको देखने को मिलेंगे। ये वन कौन होंगे? डिवीजन करेंगे तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। इसके बाद ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या होगा? लगभग 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर, मिड से लिया है ना, मीटर की ऊंचाई पर देखेंगे तो वहां पर कौन से वृक्ष देखने को मिलेंगे? शंकुधारी वृक्ष। कौन से? शंकुधारी वृक्ष। कैसे होते हैं मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। शंकुधारी वृक्ष, शंकुधारी वृक्ष या वन के अंतर्गत क्या होगा? कौन कौन से वृक्ष आएंगे? जैसे चीड़ है, जिसे पाइन भी कहते हैं, देवदार है, सिल्वर स्प्रूस है, सिल्वर फर है, और स्प्रूस है, सीडर है, ये सभी क्या है? शंकुधारी वृक्ष हैं। और इससे ऊपर जाएंगे तो 36,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन तथा घास के मैदान का स्थान कौन ले लेगा? अल्पाइन वन ले लेंगे। 36,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाने पर कौन से वन देखने को मिलेंगे? अल्पाइन वन, अल्पाइन वन। ये क्या है? घास के मैदान है, घास के क्षेत्र है ना। और इन क्षेत्रों में गुज्जर और बकरावल जैसे जो घुमक्कड़ जातियां हैं वो पशु चराने के लिए जाती हैं। ठीक है, पशु चराने के लिए जाती हैं।
और अधिक ऊंचाई वाले इससे भी ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? मॉस है, लाइकेन है, घास है या टुंड्रा वनस्पति का एक भाग आपको इसके ऊपर मिलेगा। ठीक है, इससे अभी अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो अल्पाइन से भी ऊपर तो टुंड्रा। ठीक, जहां पर मॉस, लाइकेन। तो ऊंचाई के साथ कैसे वनस्पति में परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो आप जान सकते हैं। बीज की स्थिति आपको मिलेगी, आपने 3000 तक जाना है, इसके 3000 36,000 के बीच में आप शीतोष्ण कटिबंधीय घास देख सकते हैं। ठीक है, इन वनों में पाए जाने वाले जो वन्य जीव हैं कौन से हैं? कश्मीरी मृग है, चित्रा हिरन है, जंगली भेड़ है। मैं एक दो लिख देती हूँ, ऐसे कई सारे हैं, है ना। कश्मीरी मृग है, चित्रा हिरन है, जंगली भेड़ है, खरगोश है, तिब्बती बारहसिंगा है, याक है, हिम है, तेंदुआ है, गिलहरी है, आइबैक्स है। कहीं कहीं पर रेड पांडा भी देखने को मिल जाता है और भेड़ बकरियां तो पाई ही जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैनग्रोव। मैनग्रोव वन, ये वन कौन से होते हैं? ये वो वन है जो तटवर्ती क्षेत्रों में होते हैं। जो डेल्टा के क्षेत्र होते हैं ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर डेल्टा बनाती हैं, उस क्षेत्र में सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है सबसे अधिक, जिसके कारण उसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। वो क्षेत्र कौन सा है? दलदली क्षेत्र है, जिसे मैनग्रोव वन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? वो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? उस वहां पर जो वन पाए जा रहे हैं उन्हें मैनग्रोव वन कहते हैं। तो मैनग्रोव वन तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तटवर्ती क्षेत्रों में होते हैं, जहां पर ज्वार भाटा आते हैं। क्या आता है? ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा आना वहां की महत्वपूर्ण विशेषता है। मिट्टी और बालू तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैनग्रोव वन एक प्रकार की क्या है? वनस्पति है, जहाँ जो मैनग्रोव वन की जो जड़ें होती हैं वो ऊपर होते हैं। ऊपर से तात्पर्य क्या है? पौधों की जड़ें जो हैं पानी में डूबी रहती हैं, है ना। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो वृक्ष होंगे वो, जैसे मैंने आपको बताया, सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। इस क्षेत्र की जो लकड़ी होती है, मैनग्रोव वन की जो लकड़ी होती है वो क्या होती है? बहुत ही मजबूत होती है। लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है। इस क्षेत्र में नारियल है, ताड़ है, एंगर के वृक्ष ये पाए जाते हैं। नारियल, ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। अगर जीवों की बात करें, वन्य जीवों की, तो यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध जानवर मैनग्रोव वन का कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, इसके अतिरिक्त कछुआ है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, सांप है, ये सभी इन जंगलों में मैनग्रोव वन में पाए जाते हैं। कछुआ है, घड़ियाल है, मगरमच्छ है, ये सभी मैनग्रोव वन में पाए जाते हैं। मैनग्रोव वन कहाँ पर है? वैसे तो कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन हम गंगा ब्रह्मपुत्र की बात मैंने की, जहाँ पर ये गंगा इधर से ब्रह्मपुत्र मिलती है ना, तो कुछ ये भाग होगा, ये क्षेत्र मैनग्रोव वन होगा। और भी हैं, फिलहाल हमें एक उदाहरण के तौर पर देखना है और समझना है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हमने आज की क्लास में जान लिया है। अब हम कल की क्लास में जानेंगे वन्य प्राणियों के बारे में। ओके, थैंक यू।